नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलिमेंटल साइंस में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सबस्टांसेस की फॉर्मेशन हो वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो नए सबस्टांसेस बनेंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से क्या होंगी, चेंज होंगी। अगर हम बात करें तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज तो नहीं होता है। कहने का मतलब ये है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एटम्स एक दूसरे के साथ रीअरेंज होते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन या एक केमिकल प्रोसेस पूरा होता है। अब अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में जो भी सबस्टांसेस केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट लेते हैं या जो भी सबस्टांसेस केमिकल रिएक्शंस कराते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। वहीं जो सबस्टांसेस रिजल्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन का उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे या हीट कराएंगे, ऐसे केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में है, वहीं प्रोडक्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारी फॉर्मेशन हो रही है, इस पे आने वाले प्रश्नों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि मैग्नीशियम रिबन को हीट करने से पहले या जलाने से पहले हम रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से? ये इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। इस लेयर को साफ़ करने के लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको अगर इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे तो उससे पहले उसे सैंड पेपर से साफ़ करना होगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस भी हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ का भी एक पार्ट है, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एटसेट्रा। अगर एक केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या हम ये कहना चाहें कि कहीं पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, तो जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कुछ को हमने लिस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपको गैस को इवॉल्व होते हुए आप देख सकते हैं। या यहाँ पे मैं इस चीज़ को ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे अगर हम मानते हैं कि जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम कराते हैं तो ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है, जिसका टेस्ट हम बर्निंग मैच स्टिक के साथ कर सकते हैं। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो आप प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देख सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ सबस्टांस प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। अगला चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन होने के साथ ये एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको सबस्टांस का कलर चेंज होते हुए दिखेगा। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका कलर कुछ और होगा, प्रोडक्ट्स का कलर कुछ और हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है तो हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। और चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट में हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट भी उसी स्टेट में हमें देखने को मिले। स्टेट का मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट से है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस को हम समझाएंगे कैसे किसी को। केमिकल रिएक्शंस हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल इक्वेशंस का। तो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन
is a method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas of the substances involved in it। अगर मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि केमिकल इक्वेशंस एक मेथड है जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझा सकते हैं। किनकी मदद से? सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक का रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना और दूसरा सिंबल्स के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। वर्ड इक्वेशंस कहने का मतलब ये है कि जैसे जिंक है तो जिंक को हमने जिंक लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा नाम लिखा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम यही बात करें कि अगर हमें इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है या रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे केस में हम करेंगे जिंक का सिंबल जो कि Zn होता है, H2SO4 रिएक्ट करेंगे आपस में, मिलेगा हमें ZnSO4 एंड H2। अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स यहाँ पे हमारे पास हैं जिंक और H2SO4। वहीं प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा ZnSO4 और H2। यहाँ पे हम बात करें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम एक एरो से एक दूसरे से अलग करते हैं। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि एरो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट करती रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एरो के लेफ़्ट साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और एरो के राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, जो कि है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अगर हम बात करें तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहली बात हम ये करेंगे। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें तो एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट। इस चीज़ को अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस जो कि फ्री स्टेट में H2 के फॉर्म में मिलती है उसका रिएक्शन कराया ऑक्सीजन गैस के साथ जो कि O2 के फॉर्म में मिलती है। ये दोनों का रिएक्शन कराने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है वो है H2O। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। ऐसा इक्वेशन हमारे लिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा।